31 अगस्त 1995 चंडीगढ़। एक ऐसा दिन जब एक जोरदार धमाके ने न सिर्फ पंजाब सचिवालय की दीवारों को हिला दिया, बल्कि पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया। शाम के धुंधलके में जब पंजाब के सबसे ताकतवर शख्स मुख्यमंत्री बेअंत सिंह अपने दफ्तर से घर के लिए निकल रहे थे, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इतिहास का एक खूनी पन्ना लिखा जाने वाला है। यह कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की हत्या की नहीं, बल्कि उस बदले की आग की है जो सालों से पंजाब की जमीन के नीचे सुलग रही थी। यह कहानी है एक ऐसे हत्याकांड की जिसके तार सरहद पार पाकिस्तान से जुड़े थे और जिसकी गूंज आज भी हमारी अदालतों और सियासत में सुनाई देती है। चलिए लौटते हैं उस दिन की सुबह, जब 3 सरदारों ने उठकर एक ऐसे मिशन को अंजाम देने की कसम खाई जो हमेशा के लिए पंजाब का इतिहास बदलने वाला था। तारीख 31 अगस्त 1995, वक्त सुबह के 6 बजे और जगह चंडीगढ़। दिलावर सिंह, चमकौर सिंह और बलवंत नाम के 3 सरदार सोकर उठे। दिलावर बोला, चमकौर तुम फौरन चंडीगढ़ छोड़कर चले जाओ, हम लोग बड़ा काम करने जा रहे हैं। चमकौर सकपका गया, बोला, कौन सा बड़ा काम पाजी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम नहीं समझोगे, बस इतना समझ लो कि जान प्यारी है तो चंडीगढ़ छोड़कर चले जाओ। ये कहते हुए बलवंत बाहर निकल गया। मेन गेट पर कार खड़ी थी। बलवंत और दिलावर दोनों कार में बैठे और चल दिए। कुछ देर बाद दोनों जगतार सिंह तारा नाम के एक शख्स के घर पहुंचे। दिलावर बोला, जगतार तुम बलवंत के साथ स्कूटर लेकर पंजाब सचिवालय पहुंचो, पता करो कि सरदार जी अभी तक आए हैं या नहीं। जगतार और बलवंत स्कूटर पर बैठकर निकल गए। दोपहर के 2 बजे मोहाली फेज 4 की एक कोठी के सामने स्कूटर आकर रुका। बलवंत सिंह और जगतार स्कूटर से उतरे और तेजी से कोठी की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खटखटाया। नारंगी पगड़ी बांधे दिलावर निकला। बलवंत ने उसे देखते ही कहा, फटाफट तैयार हो जा दिलावर, सरदार जी आ चुके हैं। दिलावर ने पुलिस की वर्दी पहनी और एक खास तरह की बेल्ट कमर में बांध ली। इस बेल्ट में कुछ बिजली के तार बंधे थे। दिलावर के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल भी था। बलवंत ने स्कूटर की डिग्गी खोली और कुछ सामान रखा। फिर जगतार से बोला, मैं स्कूटर से पंजाब सिविल सचिवालय पहुंचता हूं, तुम दिलावर को लेकर एम्बेसडर से वहां पहुंचो। तीनों करीब 3 बजे सचिवालय पहुंच गए और मेन गेट के पास इंतजार करने लगे। शाम के 5:05 पर सचिवालय के पार्किंग एरिया में एक एक करके दर्जनों गाड़ियां आकर खड़ी हो गईं। पंजाब पुलिस के जवान और एनएसजी कमांडो ने पूरे एरिया को कवर कर लिया। तभी बिल्डिंग की लिफ्ट से पगड़ी बांधे 6 फीट के सरदार जी निकले। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी। उन्होंने एक अफसर से कहा, अब घर के लिए निकलना है, वहां एक मीटिंग भी करनी है। गाड़ियों का काफिला सरदार जी की ओर बढ़ने लगा। एक सफेद रंग की PB 083469 नंबर वाली एम्बेसडर कार सरदार जी के सामने आकर रुकी। एनएसजी कमांडो ने एम्बेसडर को चारों तरफ से घेर लिया। सरदार जी एम्बेसडर में बैठ गए। अब 5:10 हो चुके थे। सचिवालय के VIP मेन गेट पर गाड़ी में बैठे बलवंत ने दिलावर की पीठ थपथपाई और धीमी आवाज में बोला, उस सफेद एम्बेसडर में सरदार जी बैठे हैं, जा दिलावर, कौम के लिए शहादत देने का वक्त आ गया है। ये सुनते ही पुलिस की वर्दी पहना दिलावर तेजी से उस गाड़ी की ओर दौड़ा। सरदार जी की एम्बेसडर आगे बढ़ती उससे पहले ही गेट पर खड़ा हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल जोर से चिल्लाया, अरे कोई पकड़ो उसे, वो सरदार जी के पास जा रहा है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही बलवंत ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। दिलावर के कमर में बंधी बेल्ट में ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि कार की छत उड़कर 30 फीट ऊंची बिल्डिंग से जा टकराई। सचिवालय बिल्डिंग की खिड़कियों के शीशे फूटकर चारों तरफ बिखर गए। धुएं का गुबार छा गया। कुछ नजर नहीं आ रहा था। आसपास की दर्जनों गाड़ियां धू-धू करके जल गईं। जमीन पर मांस के लौथड़े और खून फैल गया। VIP गेट पर सुरक्षा में खड़े हेड कांस्टेबल अजायब सिंह के चीथड़े उड़ गए। सिर कहां गया, धड़ कहां गया, कुछ अता पता नहीं। साथ में खड़ा कांस्टेबल पालाराम भी बुरी तरह से झुलस गया। जमीन पर गिरा पालाराम छटपटाने लगा। इधर बलवंत सिंह के पास उसका एक और साथी लखविंदर भी पहुंच गया। दोनों स्कूटर पर बैठे और पटियाला की तरफ भाग निकले। धमाके की आवाज सुनते ही सेक्रेटेरिएट की दूसरी बिल्डिंग के लोग भागे भागे पार्किंग एरिया में पहुंचे। देखा, हर तरफ कटी फटी लाशें पड़ी हैं। मांस का लौथड़ा बिखरा पड़ा है। कहीं कटा हुआ हाथ तो कहीं अधजले सिर, पैर और हाथ की उंगलियां पड़ी हैं। सचिवालय के पास खड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत आग बुझाने में लग गई। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हुआ। इसी बीच पंजाब सरकार के मंत्री और सरदार जी के साले शमशेर सिंह ढिल्लन भी वहां पहुंच गए। साथ में सरदार जी का 20 साल का पोता गुरकीरत सिंह कोटली भी था। सभी आंख मलते हुए नाक को रुमाल से ढक के जली हुई एम्बेसडर कार के पास गए। देखा, गाड़ी के पीछे वाली सीट पर एक अधजली लाश पड़ी है। पगड़ी पूरी तरह जल चुकी है। चेहरा झुलसकर काला पड़ चुका है। पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। एक अधजला कटा हुआ हाथ गाड़ी से लटक रहा था। हाथ में एक खास कड़ा था जो पंजाब में एक ही आदमी पहनता था। शमशेर सिंह ढिल्लन ने रुंधे गले से कहा, यह तो सरदार जी का हाथ है, इस तरह का कड़ा तो वही पहनते थे। ब्लास्ट के बाद सचिवालय में बिखरी पड़ी लाशें। स्केच संदीप पाल। ये सरदार जी कोई और नहीं,
बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह थे। कुछ ही देर बाद चंडीगढ़ सेक्टर 3 की पुलिस भी आ गई। एक एक करके कुल 17 लाशें निकाली गईं। इसमें सीएम के पीए यशपाल बाली, सीएम के डॉक्टर अनिल कुमार डुग्गल, 3 एनएसजी कमांडो, पंजाब पुलिस के 7 जवान, हरियाणा पुलिस का एक हेड कांस्टेबल, सचिवालय का चपरासी और सीएम का ड्राइवर मारे गए, जबकि 15 लोग जख्मी हुए। सभी लाशों को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। शाम के 6:30 बजे मीडिया में खबर फ्लैश हुई कि राज्यपाल अंतरिम सरकार बनाने के लिए शपथ दिलवाने जा रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हरकवलजीत सिंह मौके पर मौजूद थे। वो इस दिन को याद करते हैं। वहां सिर्फ 2-4 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे। हरचरण सिंह बरार उस वक्त मंत्री थे। उन्हें शपथ दिलाकर अंतरिम मुख्यमंत्री बना दिया गया। मेरे लिए ताज्जुब की बात थी कि अभी अभी बेअंत सिंह की हत्या हुई है, घंटे भर दिन नहीं बीते हैं, लाशों का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है और इधर सरकार बन रही है। इतनी भी क्या जल्दी। इधर सचिवालय के पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ यानी घेर लिया गया। फॉरेंसिक टीम जांच करने लगी। कुछ घंटे बाद पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा कि बम बारूद से सभी को उड़ा दिया गया है। लाश के कपड़ों पर बारूद के सैंपल मिले हैं। ये आरडीएक्स है। ब्लास्ट के बाद एम्बेसडर में बैठे पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की लाश को पहचान पाना मुश्किल था। स्केच संदीप पाल। चंडीगढ़ पुलिस ने 302 यानी हत्या, 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, 120 यानी ऐसा अपराध जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जाता है और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के तहत सेक्शन 3 और 4 में मामला दर्ज कर अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच शुरू की। तभी यूएनआई न्यूज एजेंसी के दिल्ली दफ्तर में पाकिस्तान से एक फैक्स मैसेज आया। इसमें वधावा सिंह और महल सिंह नाम के 2 आदमी का जिक्र था। दोनों की तस्वीर छपे लेटर पैड पर एक संगठन का नाम भी था। उसके कुछ देर के बाद ही पंजाब के जालंधर के एक अखबार के दफ्तर में भी इसी तरह का फैक्स मैसेज आया। फौरन केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। दोनों लेटर पैड को पढ़ने के बाद पुलिस को शक हुआ कि हो ना हो पूरी ब्लास्ट की प्लानिंग पाकिस्तान में रची गई है। आखिर वधावा सिंह और महल सिंह कौन थे जो सीएम बेअंत सिंह के खून के प्यासे थे? क्या वाकई में पूरा खेल पाकिस्तान में रचा गया? हमलावर कौन थे और वे चंडीगढ़ सचिवालय के भीतर बम लेकर कैसे घुसे? बेअंत सिंह को बम से क्यों उड़ाया गया? इन सारे सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी थे। पूरी कहानी सीएम मर्डर केस के दूसरे पार्ट में। बात है 1994 की। अक्टूबर का महीना बीत रहा था। पंजाब के तरन तारण की एक कोची में 19 साल की दलवीर खाना बना रही थी। वो 2 महीने की गर्भवती थी। उसकी सास कमरे में आराम कर रही थी। कुछ ही देर में दलवीर का पति सुखविंदर खेत से लौटा और बोला, भूख लगी है दलवीर, खाना लगा दे। 25 साल का सुखविंदर अभी हाथ मुंह धो ही रहा था। अचानक दर्जनों पुलिस वाले धड़धड़ाते हुए घर में घुस गए। आवाज सुनते ही सुखविंदर हड़बड़ाकर आंगन की ओर बढ़ा। पुलिस ने उसको देखते ही पूछा, तू ही सुखविंदर है? ओ जी हां, क्या हुआ? हाथ मलते हुए सुखविंदर ने पूछा। थाने चलना होगा, जवाब मिला। सुखविंदर कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे घसीटते हुए जीप में बैठा लिया। दलवीर हाथ में थाली लिए हुए बरामदे की तरफ भागी। कहां ले जा रहे हो मेरे पति को? क्या हुआ है? कहते हुए चीखने लगी। तभी सुखविंदर की मां भी भागती हुई आई और रोते हुए दलवीर से बोली, तू घर पर ही रहना, मैं प्रधान के पास जा रही हूं, उसी के साथ थाने जाऊंगी। वहां प्रधान ने कहा, थाने ले गए हैं, पूछताछ करके कुछ घंटे में छोड़ देंगे। इधर पुलिस ने आधे रास्ते में अचानक जीप रोकी और सुखविंदर को उतार दिया। सभी पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सुखविंदर माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, यहां क्यों उतार दिया? इंस्पेक्टर गाली देते हुए बोला, तुझे क्या लगा पंजाब में रहकर आतंकी संगठन चलाएगा और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? जा भाग जा, अगर ये कांस्टेबल तुझे पकड़ नहीं पाए तो मैं घर जाने दूंगा। सुखविंदर भागा। तभी इंस्पेक्टर ने पहली गोली उसके पैर में मारी। वो पैर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। इंस्पेक्टर ने दूसरी गोली उसके पीठ में मारी जो आर पार निकल गई। चारों तरफ खून फैल गया। सुखविंदर रोड पर ही गिर पड़ा। इंस्पेक्टर बोला, सड़क के उस पार बॉडी दफना दो। कांस्टेबल ने जीप से फावड़ा निकाला और गड्ढा खोदने लगा। फिर 3-4 पुलिस वालों ने सुखविंदर की लाश उठाई और दफना दी। फिर जीप में बैठकर सभी चले गए। उधर सुखविंदर की मां और पत्नी रात भर उसके आने का इंतजार करती रहीं। सुबह होते ही उसकी पत्नी थाने पहुंची। थानेदार देखते ही बोला, वो आतंकी था, चलती जीप से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था, हमने उसका एनकाउंटर कर दिया। दलवीर रोती हुई घर लौट गई। उस दौरान पंजाब के 3 जिलों में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद करीब 1800 लाशों को दफना दिया था। पुलिस एनकाउंटर की ये कहानियां पाकिस्तान में बैठे वधावा सिंह और महल सिंह तक भी पहुंच रही थी। धीरे धीरे वे बौखलाने लगे और इनका बदला लेने की ठान ली। पाकिस्तान का लाहौर शहर, साल 1994 और नवंबर का महीना। रात के 8 बज रहे थे। एक कमरे में नारंगी पगड़ी बांधे वधावा सिंह और महल सिंह नाम के 2 आदमी किसी का इंतजार कर रहे थे। ये दोनों इधर से उधर टहलते हुए बार बार बुदबुदा रहे थे, यह सिख कौम का नंबर 1 दुश्मन बनता जा रहा है। 1 साल के भीतर इस प्लान को मुकाम तक पहुंचाना होगा, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे।
तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कमर में बंधी किरपान ठीक करते हुए वधावा ने दरवाजा खोला। सामने एक शख्स था। देखते ही वधावा खुशी से बोला, ओए, इंडिया से अपना प्रा आया है, जगतार सिंह हवारा। तीनों गले मिले। हवारा बोला, ज्यादा टाइम नहीं है, सब कैसे करना है प्लान बना लेते हैं, सब कुछ आज ही तय करेंगे। तीनों मीटिंग करने लगे। घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। हवारा उठा और दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए RDX चाहिए। ठीक है, तुम प्लान बनाओ, बाकी हम बंदोबस्त करते हैं। कहते हुए वधावा ने हवारा को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। हवारा बाहर आते ही बोला, उसे मारने के लिए किसी न किसी को कुर्बानी देनी होगी। हवारा 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान से भारत आ गया। दिल्ली में अपने साथियों के साथ कीर्तन करने वाले जत्थे से जुड़ गया। इसका नाम था अखंड कीर्तन जत्था। दरअसल ये सिख उग्रवादी संगठन बब्बर खालसा का ही हिस्सा था। एक रोज पाकिस्तान में बैठे वधावा ने हवारा को टेलीफोनिक कोड वर्ड में जानकारी भेजी, मेरे 3 आदमी दिलावर, लखविंदर और बलवंत तुम्हें हिमाचल के सिरमौर में मिलेंगे। ज्यादा वक्त नहीं है, उनसे मिलकर प्लान सेट करो। जितनी जल्दी हो सके एक ट्रक का इंतजाम कर लो, माल तैयार है। 6 महीने बाद साल 1995 जून का महीना बीत रहा था। हवारा सिरमौर पहुंचा। दिलावर, लखविंदर और बलवंत से मिलकर दिल्ली लौट आया। 1 महीने बाद अखंड कीर्तन जत्था से जुड़ा परमजीत सिंह हवारा को लेकर सफदरजंग पहुंचा। वहां परमजीत ने हवारा की मुलाकात जगतार सिंह तारा नाम के एक शख्स से कराई और कहा, ये हवारा हैं, पाकिस्तान से आए हैं, अपने आदमी हैं, इन्हें एक ट्रक और गाड़ी की जरूरत है, जल्दी से अरेंज करो। जगतार सिंह तारा बोला, हमारा शमशेर नाम का एक आदमी पंजाब के पटियाला में है, मैं उससे बात करवा देता हूं। हवारा को पटियाला भेज दो, शमशेर सब सेट कर देगा। शमशेर से बात होते ही हवारा पटियाला चला गया। 3-4 दिन बाद हवारा को पाकिस्तान से एक संदेश आया, गाड़ी लेकर आओ और मान ले जाओ। 10 अगस्त की सुबह हवारा ने शमशेर से कहा, जल्दी ट्रक का इंतजाम करो, दोपहर तक अमृतसर के लिए निकलना है। शमशेर ने ट्रक का इंतजाम किया और दोनों अमृतसर के लिए निकल गए। करीब 5 घंटे के बाद ट्रक भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे अंजनाला गांव पहुंचा। तब तक रात हो चुकी थी। हवारा ने शमशेर से फुसफुसाते हुए कहा, सही मौका है, बॉर्डर पार से माल भेजने का मैसेज दे दो। कुछ ही मिनटों में बॉर्डर पार से 2 आदमी RDX और बम बनाने के सामान से भरी 2 बोरियां लेकर आए। हवारा ने दोनों बोरियां ट्रक में लादी और वापस पटियाला के लिए निकल पड़ा। रात के 3 बजे शमशेर की कोठी पहुंचा। कोठी के अंदर कुछ देर सुस्ताने के बाद हवारा बोला, ये सारा सामान लेकर मोहाली चला जाता हूं, वहां मेरा एक जानने वाला है, उसी की कोठी पर सामान रख दूंगा, वहां से टारगेट पूरा करने के लिए लोकेशन भी पास रहेगी। शमशेर कुछ सोचकर बोला, मैं एक स्कूटर लेके आता हूं, उसी में बोरी लाद के तुम मोहाली के लिए निकल जाओ। जैसे ही स्कूटर लेके आया, हवारा सामान लाद कर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर कोठी पे सामान रखा और अगले दिन का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही कोठी का फोन बजा। हवारा ने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, मैं दिल्ली से तारा बोल रहा हूं, यहां एक शख्स पुरानी एम्बेसडर कार बेच रहा है, आ जाओ। ये सुनते ही हवारा दिल्ली के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर तारा से मिला। 20 अगस्त की सुबह तारा और हवारा दोनों गाड़ी खरीदने के लिए दिल्ली के पश्चिम विहार में पहुंच गए। 32,000 रुपए में ग्रे रंग की एम्बेसडर कार खरीद ली। इस गाड़ी का नंबर DBA 9598 था। हवारा ने यह एम्बेसडर खरीदने के लिए अपना नाम बदलकर बसंत सिंह रख लिया। एम्बेसडर खरीदकर दिल्ली के सफदरजंग में परमजीत के घर पर खड़ी कर दी। ये वही परमजीत था जिसने हवारा को तारा से मिलाया था। 3 दिन बाद 23 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे मोहाली से हवारा ने कोड वर्ड में दिल्ली बैठे तारा को टेलीफोनिक मैसेज भेजा, परमजीत के यहां से कार लेके 25 अगस्त की सुबह 7 बजे पटियाला के गुरुद्वारा दुख निवारण पहुंचो, अब हमें मिशन की तरफ निकलना है। मैसेज पढ़ते ही तारा परमजीत के साथ एम्बेसडर कार लेकर दिल्ली से पटियाला के लिए निकल गया। 25 अगस्त की सुबह 7 बजे परमजीत और तारा गुरुद्वारे पहुंचे। वहां पहले से हवारा, बलवंत और दिलावर मौजूद थे। पांचों ने मीटिंग की। फिर दिलावर बोला, मोहाली के फेज 4 के कोठी नंबर 981 मेरे दोस्त गुरमीत सिंह की है। RDX, बारूद, इलेक्ट्रिक वायर और बम बनाने का सारा सामान वहीं रखना होगा, वहां से टारगेट पास पड़ेगा। फौरन पांचों एम्बेसडर में सवार होकर निकल गए और बम बनाने का सारा सामान गुरमीत की कोठी में शिफ्ट कर दिया। सभी ने खाना खाया और कुछ देर बात करने के बाद सो गए। आधी रात में अचानक हवारा की नींद खुली।
उसने अपने साथियों को भी उठा दिया। फिर बोला, सरदार को खत्म करने का मेरे पास एकलौता प्लान है। कौन बनेगा मानव बम? कौन बांधेगा अपने शरीर पर बम बारूद? कौन लेगा सरदार से बदला? हवारा की बात सुनते ही दो हाथ उठे। एक हाथ था दिलावर का और दूसरा बलवंत का। बलवंत ने जोश में आकर कहा, मैं बनूंगा मानव बम। नहीं नहीं, मैं बनूंगा मानव बम, पहले हाथ मैंने उठाया था। दिलावर ने बलवंत को चुप कराते हुए कहा। दोनों में बहस होने लगी। इस पर चिल्लाते हुए हवारा बोला, चलो दोनों के बीच टॉस करता हूं, जिसकी जीत हो भी वही बनेगा मानव बम। दिलावर टॉस जीत गया। बलवंत मायूस हो गया। फिर हवारा बोला, बलवंत पाजी, तुम इस पूरे काम को लीड कर रहे हो। दिलावर फेल हुआ तो तुम्हें ही मानव बम बनना पड़ेगा। फिलहाल सोते हैं, कल सुबह दिलावर एम्बेसडर को पेंट करा के लाएगा। 26 अगस्त की सुबह लखविंदर नाम का एक शख्स कोठी पर दिलावर से मिलने पहुंचा। बोला, एम्बेसडर पेंट करने के लिए पेंटर मिल गया है। 29-30 अगस्त तक काम हो जाएगा। सुनते ही तीनों, गुरमीत, लखविंदर और दिलावर, एम्बेसडर लेकर चंडीगढ़ सेक्टर 7 पहुंचे और गाड़ी पेंट होने के लिए दे दी। लौटते वक्त लखविंदर कुछ सोचते हुए रुका और बोला, दिलावर, तुम्हारे लिए पुलिस वाली खाकी वर्दी भी तो लेनी है। फौरन वो एक टेलर के पास गया और वर्दी के साथ खास तरह के 2 बेल्ट लेकर आया। फिर सभी वापस मोहाली आ गए और 2 दिन यहीं रुके रहे। 28 अगस्त की रात सभी बम बनाने में जुट गए। हवारा, बलवंत, दिलावर और लखविंदर ने एक अखबार पर आरडीएक्स और बारूद मिक्स करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बलवंत बोला, अब हारमोनियम के बॉक्स में से रिमोट कंट्रोल और तार लेके आओ। टेलर के यहां से जो खास तरह के बेल्ट आए थे वो भी ले आओ। बलवंत फौरन रिमोट वायर की टेस्टिंग करने लगा। कुछ देर बाद 2 बेल्ट बम बनकर तैयार हो गए। दिलावर से बलवंत बोला, वर्दी पहनने के बाद एक बार कमर में इसे बांधकर चेक करो, कहीं बाहर से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। तुरंत दिलावर ने बेल्ट बम बांधकर वर्दी पहन ली। देखते ही कमरे के एक कोने में बैठे हवारा ने अंगूठा दिखाया और कहा, डन, अब मिशन सफल होकर ही रहेगा। 30 अगस्त की दोपहर दिलावर और बलवंत चंडीगढ़ सेक्टर 7 में पेंटर के पास एम्बेसडर कार लेने पहुंचे। उनके साथ वर्दी और बेल्ट बम भी था। गाड़ी मिलते ही दिलावर ने इशारा करते हुए बलवंत से कहा, कहीं कोने में जाकर वर्दी पहन लो, हमें देर हो रही है। बलवंत ने तुरंत वर्दी पहन ली। दिलावर और बलवंत एम्बेसडर कार से चंडीगढ़ सिविल सेक्रेटेरिएट की ओर चल दिए। रास्ते में बलवंत बोला, अब गाड़ी पहचान में भी नहीं आएगी, एकदम सरकारी बाबू वाली गाड़ी लग रही है। 3000 में ही काम हो गया। एम्बेसडर के पीछे PB11 1955 नंबर के स्कूटर से तारा और हवारा भी आ रहे थे। चारों तेजी से चंडीगढ़ सिविल सेक्रेटेरिएट की तरफ जा रहे थे। शाम 4:30 बजे सचिवालय पहुंचे तो VIP गेट पर खड़े एक कांस्टेबल से बलवंत ने पूछा, सरदार जी चले गए क्या? बातचीत से ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हाँ, वो अभी कुछ देर पहले ही गए हैं, कांस्टेबल ने जवाब दिया। सुनते ही गाड़ी में पिछली सीट पर बैठा दिलावर तमतमा गया और गुस्से में बोला, चलो जल्दी यहां से, आज का प्लान फेल हो गया। दिलावर और उसके साथियों ने 31 अगस्त का प्लान कैसे तैयार किया? CM बेअंत सिंह की हत्या के बाद पुलिस ने क्या किया? हत्यारे कैसे पकड़े गए? इस पूरी साजिश का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन था? पूरी कहानी CM मर्डर केस के तीसरे पार्ट में। 31 अगस्त 1995 को हुए धमाके में CM बेअंत सिंह के चीथड़े उड़ गए थे। पुलिस को मौके पर 2 पैर मिले। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि ब्लास्ट के बाद जो दोनों कटे हुए पैर मिले वो एक ही व्यक्ति के हैं। इन्हीं दोनों पैर के घुटने के ऊपर RDX जैसा कुछ बांधा गया था, जिससे सिर से लेकर घुटने तक का हिस्सा ब्लास्ट हो गया। CBI ने पुलिस के साथ मिलकर जांच शुरू की। धमाके के अगले दिन यानी 1 सितंबर 1995 CBI को पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के पास एम्बेसडर DBA 9598 से जली हुई एक चिट्ठी मिली। पंजाबी में लिखा था कि मेरे साथी इस उम्मीद में मरे हैं कि मैं उनके दुखों को साझा करूंगा। अगर मैं चुप रहूंगा तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो मुझे परेशान करेंगे। पुलिस ने गाड़ी नंबर के साथ कार की फोटो अखबार में छपवा दी। रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चला कि ये गाड़ी दिल्ली की रीवा दत्ता ने बसंत सिंह को बेची थी। अगले दिन अखबार देखकर चंडीगढ़ सेक्टर 7 में रहने वाला एक पेंटर थाने पहुंचा। थानेदार से बोला, साहब 27 अगस्त को 2-3 आदमी मेरे यहाँ ये गाड़ी पेंट कराने के लिए आए थे। 30 अगस्त को दिलावर और बलवंत गाड़ी लेके गए थे। 3 दिन बाद पुलिस को पटियाला बस स्टैंड के पास एक लावारिस स्कूटर मिला। तहकीकात में पता चला कि स्कूटर बलवंत सिंह के नाम है। इसी स्कूटर के डिग्गी में एक बेल्ट बम था जिसे ब्लास्ट के बाद लखविंदर और बलवंत लेकर भागे थे।
सीबीआई तुरंत स्कूटर के रजिस्टर्ड एड्रेस पर पहुंची और बलवंत के घर की तलाशी शुरू कर दी। कई किताबें खंगालने के बाद पुलिस को उग्रवादी संगठन बब्बर खालसा का एक लेटर पैड मिला। इस पर पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के साथ कमांडो का स्केच बना हुआ था। तभी उन्हें याद आया कि ठीक ऐसे ही लेटर पैड पर सीएम बेअंत सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। ये लेटर पैड यूएनआई न्यूज एजेंसी के दिल्ली दफ्तर में फैक्स से भेजा गया था, जिसमें पाकिस्तान के वाधवा और महल सिंह की फोटो भी थी। अब सीबीआई ने केस की कड़ी से कड़ी जोड़नी शुरू की। 5 सितंबर 1995 को लखविंदर चंडीगढ़ से गिरफ्तार हुआ। उसकी जेब से एक फटी हुई पर्ची मिली। इस पर हाथ से लिखा था, आई वॉन्ट डेथ ओनली, फर्स्ट सीएम पंजाब, यू नो देन पीएम। यानी मैं सिर्फ मौत चाहता हूं, पहले सीएम की उसके बाद पीएम की। लखविंदर के बैंक अकाउंट खंगाले गए तो 3,75,000 रुपए मिले। सीबीआई सख्ती दिखाती उससे पहले ही लखविंदर ने गुनाह कबूल कर लिया। सीबीआई ने पहला सवाल पूछा, आरडीएक्स कहां से आया? लखविंदर बिना घबराए बोला, पाकिस्तान से। कैसे? जवाब मिला, 10 अगस्त को पटियाला का ट्रक ड्राइवर शमशेर हमारे साथी जगतार सिंह हवारा के साथ अमृतसर गया था। जैसे ही रात हुई वो दोनों बॉर्डर के पास पहुंचे। उस पार से 2 आदमियों ने 13 किलो 700 ग्राम आरडीएक्स और बम बनाने का सामान बोरियों में भर के दे दिया। एक एक कर सभी अपराधियों के पकड़े जाने का ब्यौरा देते हुए उधर 13 दिसंबर को सीबीआई ने दिल्ली से जगतार सिंह तारा को भी गिरफ्तार कर लिया। तारा ने ही जगतार सिंह हवारा को एम्बेसडर कार दिलवाई थी। 17 सितंबर को मोहाली से नवजोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। नवजोत सिंह की कोठी पर जगतार सिंह हवारा, बलवंत सिंह और दिनावर सिंह ने बाकियों के साथ मिलकर बेल्ट बम रिमोट बनाया था। डायरी के अंश को एक ठंडी बदले की भावना से भरी आवाज में पढ़ते हुए पुलिस को नवजोत के घर से आरडीएक्स, बम बनाने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और रिमोट मिले। साथ ही एक डायरी भी मिली। इसमें लिखा था, अब सतलुज यमुना लिंक नहर में पानी नहीं, बेअंत सिंह, केपीएस और उनके भ्रष्ट साथियों का खून बहेगा, भजन लाल का भी खून बहेगा। भारत के लोगों, भारत सरकार यानी चोरों और कालाबाजारियों की सरकार को इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए कि उनकी कठपुतली सरकार यानी बेअंत सिंह के जरिए पंजाब में शांति आ गई है। ये हत्यारे डीजीपी गिल के साथ मिलकर फर्जी मुठभेड़ों में सिख युवकों की हत्या कर रहे हैं। सिख संघर्ष को बदनाम करने और जत्थेदारों को खत्म करने के लिए पुलिस ने फेक एनकाउंटर चलाया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आखिरकार 27 जनवरी 1996 को लुधियाना से बलवंत और हरियाणा से जगतार सिंह हवारा गिरफ्तार हो गए। पूछताछ में बलवंत सिंह और हवारा ने भी अपने गुनाह कबूल कर लिए। पुलिस ने बलवंत से पूछा, मानव बम बनने वाला कौन था? मूंछ पर ताव देते हुए बलवंत बोला, अपना साथी दिलावर, जिसका दिल भी बड़ा था, सिख कौम के लिए शहीद हो गया। मानव बम बनने वाला कौन था? मूंछ पर ताव देते हुए बलवंत बोला, अपना साथी दिलावर, जिसका दिल भी बड़ा था, सिख कौम के लिए शहीद हो गया। बेअंत सिंह को क्यों टारगेट किया? पुलिस ने फिर से पूछा। हवारा ने ठसक से बिना किसी मलाल के बोलना शुरू किया। पंजाब के डीजीपी केपीएस गिल और मुख्यमंत्री बेअंत सिंह दोनों सिख कौम के दुश्मन बन गए थे। पंजाब के हर गांव से चुन चुनकर युवाओं को फेक एनकाउंटर में मारा जा रहा था। अमृतसर के 3 गांवों में ही हजारों युवाओं को मार दिया गया। दोनों में से किसी एक को मरना ही था। जांच के निष्कर्षों और अपराधियों के बैकग्राउंड का खुलासा करते हुए पुरानी फाइलें खोलने पर पता चला कि दिलावर, बलवंत और लखविंदर पंजाब पुलिस में कांस्टेबल रह चुके थे। लखविंदर 7 जून 1993 तक पंजाब पुलिस में था। इस दौरान वह सचिवालय में भी तैनात था। उसे बेअंत सिंह की पूरी सुरक्षा के बारे में पता था। वहां के सुरक्षाकर्मी भी इन लोगों को जानते थे। बलवंत और दिलावर पुलिस की नौकरी के दौरान ही दोस्त बने थे। बलवंत ने अक्टूबर 1987 तक पंजाब पुलिस में नौकरी की थी। फिर पटियाला के जर्नलिस्ट भूषण सिरहिंद का गार्ड बन गया, जबकि दिलावर ने बतौर स्पेशल पुलिस ऑफिसर 9 जून 1993 से 18 सितंबर 1994 तक नौकरी की। उसने बब्बर खालसा संगठन से जुड़ने और पाकिस्तान में रह रहे वधावा सिंह और मेहल सिंह के कांटेक्ट में आने के बाद नौकरी छोड़ दी। एक छोटे से धोखे और चालाकी का वर्णन करते हुए जांच में यह भी पता चला कि लखविंदर ने बेल्ट के लिए टेलर से कहा था, मां का ऑपरेशन हुआ है, उनकी सिंकाई के लिए ऐसी बेल्ट बना दो जिसमें गर्म पानी की बोतल फंसाई जा सके। इसी बेल्ट में ब्लास्ट के लिए आरडीएक्स बांधा गया था। कोर्टरूम ड्रामा की शुरुआत करते हुए एक औपचारिक और गंभीर स्वर में सीबीआई ने कुल 8 आरोपियों बलवंत, लखविंदर, गुरमीत, जगतार सिंह तारा, नवजोत, नसीब, शमशेर और जगतार सिंह हवारा के खिलाफ सीबीआई स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी। मुख्य आरोपी बलवंत और हवारा को बनाया गया। दोनों हमले के मास्टरमाइंड थे। चंडीगढ़ स्पेशल सीबीआई कोर्ट में करीब 11 साल मामला चला।
बचाव पक्ष में बलवंत और बाकियों ने खुद की पैरवी करने से इनकार कर दिया। सरकारी वकील की दलीलों को एक मजबूत और आक्रोशपूर्ण आवाज में प्रस्तुत करते हुए सीबीआई की ओर से एडवोकेट ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा, दिलावर, बलवंत और लखविंदर खुद पंजाब पुलिस के कांस्टेबल रह चुके थे। उन्होंने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के साथ मिलकर इस पूरे कांड का प्लान बनाया था। ये लोग कीर्तन जत्था के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने में जुटे हुए थे। ये साजिश करीब 8 महीने पहले रची गई। सचिवालय जैसी सबसे सुरक्षित जगह पर बम ब्लास्ट करके मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के साथ 16 और बेगुनाहों को ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। दिलावर ने मानव बम बनकर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। ब्लास्ट में कटे हुए उसके दोनों पैर का सैंपल उसके माता पिता के डीएनए से मैच कर गए। इन 8 ने अपने इकबालिया बयान में कबूल किया कि दिलावर मानव बम बना था। जिस स्कूटर से बलवंत सचिवालय गया था उसकी डिग्गी में भी एक बेल्ट बम मिला है। माय लॉर्ड, जिस तरह से इस पूरे षड्यंत्र को रचा गया वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। इन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पंजाब के इतिहास के लिए 31 अगस्त 1995 का दिन काला दिन के तौर पर दर्ज हुआ है। बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को एक शांत और तार्किक स्वर में रखते हुए बलवंत और बाकियों की तरफ से पैरवी करते हुए एडवोकेट अमर सिंह चहल ने कोर्ट में कहा, दिलावर जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसकी तो ब्लास्ट में ही मौत हो गई। बाकियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है जिस आधार पर उन्हें सजा दी जाए। जज के फैसले को एक भारी और निर्णायक आवाज में सुनाते हुए सीबीआई की दलील सुनने 247 गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट के एडिशनल जज रवि कुमार सौंधी ने 27 जुलाई 2007 को 1022 पन्नों के जजमेंट में अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाने की जगह चंडीगढ़ की बुडाइल जेल यानी मॉडल जेल थी। सभी आरोपी इसी जेल में बंद थे। एडिशनल जज रवि कुमार सौंधी ने 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए कहा, वाकई में 31 अगस्त 1995 पंजाब के इतिहास में दूसरा काला दिन रहा। सीएम बेअंत सिंह समेत 16 बेगुनाहों को बम धमाके में उड़ा दिया गया। सीबीआई ने जो सबूत पेश किए हैं उसमें स्पष्ट है कि दिलावर ही मानव बम बना था। टीम को इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिलावर के घर से भगत सिंह की एक फोटो और उसके पिछले हिस्से में बेल्ट बम का एक स्केच मिला था। जांच में ये बात भी सामने आई कि पाकिस्तान से करीब 14 किलो आरडीएक्स बारूद लाया गया था। पूरी प्लानिंग पाकिस्तान से की जा रही थी। ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। पूरी बहस के बाद अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस ब्लास्ट के मास्टरमाइंड बलवंत और जगतार सिंह हवारा हैं। इन्हीं दोनों ने पूरी घटना को अंजाम तक पहुंचाया, इसलिए दोनों को मृत्युदंड सुनाया जाता है। सजा का ब्यौरा देते हुए एक औपचारिक स्वर में कोर्ट ने आगे कहा कि नसीब सिंह के घर पर पाकिस्तान से लाया गया बारूद और आरडीएक्स रखा गया था। घटना के वक्त आरोपी की उम्र 63 साल थी, इसीलिए नसीब को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। गुरमीत, लखविंदर और शमशेर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। बाकी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा। कानूनी प्रक्रिया के अगले चरणों का वर्णन करते हुए बलवंत सिंह और जगतार सिंह हवारा की फांसी की सजा को कंफर्म करने के लिए सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट भेज दिया। 2010 की 29 मार्च को स्पेशल सीबीआई कोर्ट के एडिशनल जज रवि सौंधी ने बेअंत सिंह मामले में एक आरोपी परमजीत सिंह के खिलाफ उम्र कैद की सजा सुनाई। फिर सभी के खिलाफ मामला 12 अक्टूबर 2010 को हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने अपने फैसले में बलवंत की फांसी की सजा को बरकरार रखा, जबकि जगतार सिंह हवारा की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। उसके बाद 2012 में चंडीगढ़ सेशन कोर्ट ने बलवंत के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया। मामले के राजनीतिक और सामाजिक पेंच को समझाते हुए एक विश्लेषक के तौर पर इसके बाद पूरे पंजाब में आंदोलन होने लगा। सिख समुदाय का एक तबका सड़क पर उतर आया। इसके बाद देश के राष्ट्रपति के पास याचिका दायर की गई। तब से मामला पेंडिंग है। फिर 2023 में बलवंत सिंह की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए मामले में केंद्र सरकार को फैसला लेने का आदेश दिया। फिर 2025 की जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में बलवंत की तरफ से पैरवी की गई। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि फांसी की सजा पाए जेल में बंद कैदी के अधिकार का हनन हो रहा है। केंद्र को इस पर फैसला लेना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र को बलवंत सिंह को लेकर फैसला लेने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक मामला पेंडिंग है। मामले की जटिलता और सरकार की दुविधा को दर्शाते हुए एक चिंतनशील स्वर में जगतार सिंह हवारा 2004 में जेल की सुरंग खोदकर भागा था। उसे 2005 में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही बंद है। सीनियर जर्नलिस्ट जगतार सिंह और हरकवलजीत सिंह का मानना है कि बलवंत सिंह केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। ना वो इसे निगल रहे हैं ना उगल रहे हैं। बलवंत को फांसी देने से पंजाब में माहौल खराब हो सकता है। 2012 में डेथ वारंट जारी करने के बाद ही सरकार को समझ आ गया था कि स्थिति कंट्रोल से बाहर हो सकती है। बेअंत सिंह देश के बाकी हिस्सों के लिए हीरो होंगे, लेकिन पंजाब का एक वर्ग उन्हें विलेन मानता है। बेअंत सिंह की मौत के तुरंत बाद उनकी पत्नी को लुधियाना से टिकट दिया गया था, लेकिन वो हार गईं।
यदि बलवंत को जेल से रिहा किया जाता है या फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला जाता है, इससे देश के बाकी हिस्सों में मैसेज जाएगा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के हत्यारों के साथ सरकार ने नरमी बरती है। बेअंत सिंह हत्याकांड की कहानी सिर्फ एक बम धमाके पर खत्म नहीं होती। ये कहानी एक ऐसे जख्म की है जो आज भी पंजाब के सीने में जिंदा है। एक तरफ देश के लिए मुख्यमंत्री की शहादत थी, तो दूसरी तरफ एक कौम के लिए लिया गया बदला। इस कहानी के किरदार आज भी इतिहास के पन्नों और जेल की सलाखों के पीछे अपनी अपनी सच्चाई के साथ जी रहे हैं। दिलावर सिंह, बलवंत सिंह और जगतार सिंह हवारा, ये नाम किसी के लिए खूंखार आतंकी हैं, तो किसी के लिए अपनी कौम के शहीद। बेअंत सिंह किसी के लिए शांति के मसीहा थे, तो किसी के लिए ज्यादतियों के जिम्मेदार। ये कहानी हमें एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसाफ, बदला, सियासत और शहादत की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं और पीछे रह जाता है सिर्फ एक सवाल: क्या हिंसा का जवाब हिंसा हो सकता है? और क्या ऐसे जख्मों का कोई मुकम्मल इंसाफ मुमकिन है?